हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, रात के 9:30 बजे आप लोग जिस तरह से जुड़ते हैं और भारी संख्या में जुड़ते हैं, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो पुराने छात्र हैं नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ने का प्रयास करिए। और जो नए हैं वे सब्सक्राइब करते चले, जो पुराने हैं वे शेयर करते चले। ठीक है, देखिए अभी तक कल की क्लास जो थी आपको मैंने बताया था कि कल मैंने आपको 500 एमसीक्यू यानी 500 एमसीक्यू का पहली सीरीज करवाया था हिस्ट्री का। आज आपकी होगी पॉलिटी। एक दिन पॉलिटी की क्लास होगी, यानी कि एक दिन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज होगी, दूसरे दिन हिस्ट्री के, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। ठीक है, फिर आगे चलकर मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कर दूंगा, फिर इकोनॉमी भी जोड़ दूंगा। इसी तरह के सारे सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज कराऊंगा। और यूपी स्पेशल का भी मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी लोग जुड़िए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए और खुद जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए। 9:30 पॉलिटी की क्लास में यदि आप यूपी टेट, पीसीएस और सुपर टेट और दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो दरोगा वालों के लिए भी बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल है क्लास, दरोगा वालों के लिए भी, एसएससी जीडी वालों के लिए भी, और पुलिस वालों के लिए भी, और पेट वाले भी, उनके लिए भी। सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक, कॉमन चीज़ें हैं, वो है पॉलिटी। सबको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, सबको क्वेश्चन करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जल्दी से दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, अपना अटेंडेंस दे दीजिए। जो लोग भी आ चुके हैं और जो लोग नहीं आए उनको जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए। पुराने छात्र जो काफ़ी दिनों से बिल्कुल वो सो रहे हैं, ठीक है, और इन्जॉय कर रहे हैं, उनसे बोलिए बेटा अब तुम्हारा इंतज़ार का समय, सोने का समय ख़त्म हो गया, अब कुछ करने का समय आ गया। ठीक है, अब कुछ करने का समय आ गया है, और अगर आप सोते रहे तो सब चले जाएंगे और आप सोते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आप जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप शशि जूनियर्स एकेडमी से जुड़ रहे हैं। ठीक, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है इस पर हम बात करते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर करिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं और साथ ही साथ मैं विकल्प भी पढ़ूंगा, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे दें बिना किसी टेंशन के। आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए, लेट जाइए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर करिए। जिसको नहीं आ रहा वो भी करेगा, तुक्का मारिए, कोई बात नहीं। आपके तुक्का आ रहा है कोई बात नहीं, आज तुक्का आएगा कल सही होगा। सुधार देखिए, गलती नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा, ये आप जानते भी हैं। चलिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा की बात की जा रही है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 330 में, 330 आर्टिकल में, दूसरा ऑप्शन है 332 आर्टिकल, तीसरा ऑप्शन है 222 और चौथा ऑप्शन है 345। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी आप तुक्का मारिए, कोई बात नहीं, तुक्का मारिए। ठीक है, तुक्का भी मारेंगे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बस कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। आप ये सोचिए कम से कम मैं भागीदारी तो निभा रहा हूँ, कम से कम आप भागीदारी तो निभा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 330A में, यानी कि पहला ऑप्शन इज राइट कहा जा रहा है, पहला ऑप्शन सही है। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330A के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 330 में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका दूसरा प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर करिए बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाकर दिया है आप लोगों को, बहुत पहले दिया हूं। ठीक है, 1 से 2 महीना हो गया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य के न्यायिक कार्य का कौन सा न्यायालय करता है? न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट,
कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। कहा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन करता है? जुडिशियल वर्क कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप का। ध्यान लगाइए थोड़ा से, ठीक है। आप एक बार सोचिए, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुक्का मारिए, कोई बात नहीं, अभी तुक्का मारिए, ठीक है। आज तुक्का मारिए, कल से आपका क्वेश्चन सही होने लगेगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केरल हाई कोर्ट क्या करता है कि केरल का भी न्यायिक क्षेत्र उसी का है। जैसे कि आप देखते हो कि चंडीगढ़ जो न्यायालय है वो पंजाब और हरियाणा का है, उसी तरह से केरल का हाई कोर्ट और लक्षद्वीप, केरल का हाई कोर्ट जो है लक्षद्वीप का भी काम देखता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? केरल हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1956 में हुई थी केरल हाई कोर्ट की स्थापना। देखिए अब एक चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप एक चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा, भले आंसर नहीं आया लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, लेकिन अब क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जा रही है। आपको लगे हाथ चीज़ें याद भी होती जा रही हैं। तो यह अवस्थित कहाँ पर है? यह कोच्चि में अवस्थित है केरल हाई कोर्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आप बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? इसको तो सभी लोग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति के आदेश से, कानून द्वारा संसद यानी कि संसद में कानून पारित करके, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना जारी करके, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिसूचना जारी करके और केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करके। जल्दी से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति के आदेश से बदला जा सकता है? क्या संसद द्वारा बनाकर कानून से बदला जा सकता है? संसद में कानून बनाकर बदला जा सकता है? और तीसरा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट की क्या अधिसूचना के माध्यम से, क्या केंद्र सरकार की अधिसूचना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदला जा सकता है, या कौन बदल सकता है? ठीक है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए। यदि आपको नहीं आ रहा है तब भी तुक्का मारिए, कोई बात नहीं। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ इसके बारे में, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, जो कि आप जानते हो संसद को एक और नाम से जाना जाता है विधायिका, जिसका काम होता है कानून बनाना। देखिए हमारे यहाँ 3 प्रणाली है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका के कानून को लागू करना, और एक तरीके न्यायपालिका का काम है दंड देना, या एक तरीके उस कानून की व्याख्या करना। ठीक है, देखिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। ध्यान रखिएगा, संसद क्या कर सकती है? कानून बनाकर जजों की संख्या में बदलाव कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे पहले। सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब 7 जज थे। फिर उसके बाद जजों की संख्या समय समय पर बढ़ती गई। देखिए 1956 में 10, फिर 60 में 13, 77 में 17 और 1985 में 25 हो गए। और वर्तमान उसके पहले यानी कि 2018, 19 के पहले की बात करें तो 19 के पहले 31 थे, और अभी वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, 2019, 20, 21 में देखा जाए तो जजों की संख्या कितनी हो गई सुप्रीम कोर्ट में? 34 हो गई। 1 मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हो गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न क्या है? स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। जल्दी से करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से करिए। देखिए आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। अगर आपका मनोबल गिर रहा है तो समझ लीजिए कि आप टेंशन में हैं। टेंशन मत लीजिए। देखिए टेंशन यदि आप ले रहे हैं तो फिर गलत बात, टेंशन नहीं लेना है। आपका आंसर नहीं सही हो रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है तो आप चिंता मत करिए। मैंने इसकी भी वीडियो डाल दिया है, उस वीडियो को भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, इसकी भी वीडियो जा चुकी है, आप देखिए, आराम से फॉलो करिए। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं, जल्दी से इसका आंसर करिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर इज राइट। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की प्रमुख योग्यता है
किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उसे किसी उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है या सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। चलिए बात करते हैं आज के छठवें प्रश्न की। छठा प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। देखिए आंसर करिए, आप लोग भागिए मत, डरिए मत। देखिए अगर डरेंगे तो यही डर जीवन भर आपके जीवन को प्रभावित करता रहेगा। ये जो आज का डर है, डर खत्म करना है तो सामना करिए। जिसने सामना किया है वही आगे बढ़ा है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखा है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा है। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अनुभव किया है। ठीक है, दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 63वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुक्का मारिए यार। कौन आपको कुछ बोलने वाला है? कौन आपसे पैसे लेने की बात कर रहा है? कौन आपको कह रहा है कि मुर्गा आप बन जाइए? हाँ ठीक है, पहले मुर्गा वाला तो समय है नहीं अब। ठीक है, तो और अपने आप को सोचिए कि देखिए हमारी तैयारी नहीं अच्छी हुई है, हमें तैयारी और करना चाहिए, हमें और मेहनत करना चाहिए। टेस्ट सीरीज इसीलिए की जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर इज राइट दोस्तों, बी आंसर इज राइट। देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या किया गया था कि दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया और यहीं से एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हो गई। देखिए आपका क्वेश्चन भले गलत हुआ लेकिन आपको एक नई जानकारी मिल गई। अब आप हमेशा याद रखेंगे 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991 आप याद रखेंगे। नहीं याद कर पा रहे हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए आज के 7वें प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 7वां प्रश्न, जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तभी ऑप्शन पढ़ता हूँ। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितने जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली या पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में क्या है? ऊपर वाले राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली है, इस बात को ध्यान रखिए। क्वेश्चन है ऑप्शन है 15 लाख जनसंख्या पर, 25 लाख जनसंख्या के ऊपर वाले, 20 लाख जनसंख्या के ऊपर वाले और 30 लाख जनसंख्या के ऊपर वाले में क्या है? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, खूब आपने इस वर्ष अगर यूपी से हैं तो प्रधानी वगैरह का चुनाव हुआ होगा। ठीक है, और आप जानते होंगे। चलिए इसका आंसर करिए फटाफट। देखिए ज़्यादा मत सोचिए, आंसर करिए। ठीक है, और आप लोगों को नींद आ रही हो तो जल्दी से पानी पी लीजिए। नींद नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई करिए, समझते चलिए। जो चीज़ें नहीं आ रही है आप वीडियो देख लीजिए, मैंने इसकी सारी वीडियो बना दिया है। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है, उसको मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी इज राइट, यानी 20 लाख जनसंख्या के ऊपर हमारे देश में क्या है? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। और 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली से क्या तात्पर्य हो जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली माना गया है और केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। उन्हीं राज्यों में यह चीज़ लागू है अभी जिनकी जनसंख्या जो है 20 लाख, जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, वहाँ पर क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत लागू है। चलिए आज के 8वें प्रश्न की बात करें। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर करिए कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पीसीएस के लिए है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, या आप यूपीएसआई देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, वैसे तो सभी के लिए है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल हलवा आएगा। ठीक है, इसका आंसर बहुत, जितना क्वेश्चन बड़ा होता है आप जानते हो। ठीक है, देखने में कुछ और होता है और करने में कुछ और, आप जानते हो। चलिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है
राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल आप समझ जा रहे होंगे आंसर। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रणाली प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में है, मंत्रिपरिषद है। और तीसरा ऑप्शन है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों के मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे पता है बहुत सारे छात्र बहुत आराम से इजीली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे छात्र इस आंसर को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से और बहुत ही शालीनतापूर्वक देख सकते हैं। जो लोग भी इसका आंसर कर देंगे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और उनको जय हिंद बोलता हूं, और उनके लिए उनको एक तरीके से उनको मैं कहता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। सॉरी दोस्तों, चलिए बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि तीसरा बयान इसलिए नहीं सही है, यानी तीसरा ऑप्शन इसलिए नहीं सही है कि राज्य में कार्यकारी निर्णय जो किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर किए जाते हैं। जिस तरह देश के जितने भी कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके नाम पर लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर या राष्ट्रपति के नेम पर लिए जाते हैं, उसी तरह राज्य की कार्यकारी निर्णय किसके नाम पर किए जाते हैं, लिया जाता है राज्यपाल के नाम पर। चलिए आज के 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसका बताइए आंसर। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? इसको भला कौन नहीं बता पाएगा, ठीक है। जो नहीं बता पा रहा है समझो तैयारी नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट, आपके पास समय नहीं है, ठीक है, जल्दी से करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए, कमेंट भी करते चलिए। यदि आप नए हैं तो अपना नेम भी लिख दीजिए ताकि मैं आपका नेम ले सकूं, ठीक है, और कल मैं आपका नेम अच्छे से ले सकूं, ठीक है। जो अच्छा प्रदर्शन करेगा सेकेंड डे उसका मैं नेम लूँगा कि हाँ इसने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया, इस छात्र ने, मैं उसे सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि आप पहले से जानते होंगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल को हटा सकता है। इसका आंसर सी इज राइट दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न की। जल्दी से बताइए, इसको पढ़िए और आंसर करिए। देखिए ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें, सिंधी और नेपाली। दूसरा ऑप्शन है कोंकणी और मणिपुरी। तीसरा ऑप्शन है बोडो संथाली। चौथा ऑप्शन है संथाली और कोंकणी और पांचवा ऑप्शन है डोगरी और मैथिली। 2003 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? इसको तो बहुत ही मुझे नहीं लगता कोई बता पाए। अगर जिसने बता लिया मैं उसे कहूँगा कि कल टॉफी मिलेगी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर सी इज राइट दोस्तों, यानी 3 और 5 सही है। यानी कि कहा जा रहा है कि 1967 में सिंधी को मिली थी एक तरीके से अनुसूची 8 में रखा गया था भाषा के तौर पर, और 1992 कोंकणी मणिपुर नेपाली को, और 2003 में बोडो मैथिली संथाली डोगरी को शामिल किया गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में। रहा क्वेश्चन देखिए 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में इन सभी को शामिल किया गया, ठीक है। तो कौन कौन सी भाषा है आप देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 11वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इसको करिए कि निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। और क्वेश्चन है कि इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? जल्दी से इसका आंसर करिए। आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान है इसका आंसर, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए फटाफट। देखिए आप लोग डरिए मत, आंसर करिए, आप ये मत सोचिए मेरा गलत होगा। दूसरी चीज़, कोई भी जाएगा नहीं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, बीच में लेफ्ट करते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका नहीं है, सिर्फ मस्ती आप लोग करते हैं, और जो मस्ती करता है वो ऐसे लोगों मुझे पसंद नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़ाई के समय बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठापूर्वक हमें काम करना चाहिए, यानी पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, यानी भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी, ये चारों लोग जो हैं अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय में आते हैं।
अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय में। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी जनसंख्या कम हो, जैसे भारत में क्या है, हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर भारत हिंदू क्या है, बहुसंख्यक हैं, और ये सारे जो धर्म के लोग हैं ये अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू होंगे, यानी हम आप लोग होंगे, और वहाँ पर मुस्लिम जो होंगे वो बहुसंख्यक में आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के 12वें प्रश्न की, और 12वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट सॉरी दोस्तों, ठीक है, कई बार शब्दों में। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। दूसरा ऑप्शन है इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। और तीसरा ऑप्शन है यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन है अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायती और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव से भी चिंतित है। ठीक है, इसका आंसर करिए। आई एम गेटिंग योर टाइम। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सॉरी आई एम गिविंग यू टाइम फ्यू मिनट्स। जल्दी से इसका आंसर करिए, सोचिए मत, ज़्यादा सोचिए मत। हाँ, सोचना चाहिए लेकिन क्वेश्चन पे सोचिए, ये नहीं कि आप कहीं और सोच रहे हैं। आपका ध्यान यहाँ होगा तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि इसका आंसर आप ज़रूर कर देंगे। ठीक है, कहीं आप खाना खा रहे होंगे तो पक्का आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान लगा है खाने में कि मुझे एक रोटी और मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि शेयर भी करते चले और सब्सक्राइब भी करते चले और कमेंट भी करते चले। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज राइट, यानी कि इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। और चुनाव आयोग के बारे में यह कथन सही है। देखिए, चुनाव आयोग सांविधिक संस्था नहीं है बल्कि संवैधानिक संस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के 13वें प्रश्न की बात करते हैं। जल्दी से 10 मिनट वेट करिए, 10 मिनट में सारी चीज़ें हो जाएंगी, 10 मिनट और इंतजार रखिए। ठीक है, चलिए संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार है। और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में शक्तियाँ और कार्य के बारे में दिया गया है। जल्दी से इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं कि इसका आंसर कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग भी करते जा रहे हैं आंसर, मैं दोस्तों उनको जय हिंद बोलता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों आपको बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग टैकल कर रहे हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3। देखिए, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखक की चर्चा की गई है, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्यों के बारे में, ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में दी गई है, उनकी शक्तियाँ और कार्य के बारे में। चलिए आज के 14वें प्रश्न की बात करें, 6 प्रश्न और हैं, जल्दी से चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? अयोग्यता के आधार पर नहीं है कहा जा रहा। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यकाल रखता है। दूसरा, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। तीसरा ऑप्शन है यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, रोक दिया गया है। इसका आंसर जल्दी से करिए, मुझे नहीं लगता इसका कोई आंसर कर पाए। ठीक है, जो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ा होगा, या जिसने हमसे कोचिंग ली होगी, या एक तरीके से कहीं और भी कोचिंग किया होगा, और जिसने थोड़ा से पढ़ा होगा निर्वाचन आयोग पर, या एक तरीके से संसद के नए निर्वाचित कैसे होते हैं उनके सदस्यता के बारे में यदि पढ़ा होगा तो वो बता सकता, नहीं तो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केवल चौथा सही है। यानी कि अगर व्यक्ति निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे रोक दिया जाता है। ठीक है, यह अयोग्यता का आधार नहीं माना गया है। चलिए ठीक है, तो इसमें अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बहुत बड़ा हो जाएगा, काफ़ी समय भी लग जाएगा और आप लोग कहेंगे समय ले रहे हैं ज़्यादा। चलिए आज की बात करते हैं 15वें प्रश्न, और 15वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों में
किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। और दूसरा ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और चौथा ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आपको याद होगा कि 6वीं अनुसूची, अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से, जब आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ जब मैं पढ़ा रहा था आपको, ठीक है, जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे थे अभी काफ़ी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, तो मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। जो लोग नए हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियोस डाल दिया है, ठीक है। उस वीडियो को भी देखिए, आपका भी आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आंसर इज राइट। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सही है, ठीक है। कहा गया है कि संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है, और कि 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग लिया गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए, एक मिनट, तो हमारा ऑप्शन है 16वां ऑप्शन क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया गया है? कौन से अनुसूची में, मतलब एक तरीके से कौन से अनुसूची के तहत नए राज्य बनाए जा सकते हैं? सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए अनुसूची में संशोधित किया जाना है या किया जा सकता है? पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास समय नहीं है, बहुत ही कम समय है, मात्र 4 मिनट आपके पास समय है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। ए रहा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन ए में कहा गया पहली अनुसूची में कहा गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, बात करते हैं आज के 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कहता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से इस पर ध्यान दिया जाएगा टाइम पर। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? पहला ऑप्शन है अपीलीय न्यायाधिकार, दूसरा है वास्तविक न्यायाधिकार, तीसरा ऑप्शन है आपका सलाहकार न्यायाधिकार, और चौथा ऑप्शन है रिट न्यायाधिकार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर से। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय, देखिए, जब भारत का संविधान कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच यदि किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेना होता है या किसके तहत लिया जाता है? अपीलीय न्यायाधिकार के आधार पर या उसको अधिकार देता है, या वास्तविक न्यायाधिकार के आधार पर अधिकार देता है, या एक तरीके से सलाहकार न्यायाधिकार पर अधिकार देता है, या रिट न्यायाधिकार पर? जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए, चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए, तो वास्तविक न्यायाधिकार की बात करते हैं, यानी भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय जो होता है वो वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आज के 18वें प्रश्न, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, जल्दी से थोड़ा से जाइएगा, नहीं वेट करिएगा। चलिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद? जल्दी से इसका आंसर करिए दोस्तों। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल, यहाँ पर पूछा जा रहा, नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य विधानसभा। चलिए, अब बात कर लेते हैं आज के 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी है या किस चीज़ की सलाह दी थी? ठीक है, आप लोग जानते हैं राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, ठीक है, इसकी सलाह दिया है। पंचायती राज में सुधार के लिए और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, और हिमालय और प्रायद्वीप नदियों का अंतःक्रिया करने के लिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट दोस्तों। कि कल से क्वेश्चन मैं कम कर दूंगा, 15 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, 25-20 क्वेश्चन हो जाता है तो आप लोग थक जाते होंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, ठीक है, भाग 4A में। चलिए, बात कर लेते हैं आज के लास्ट प्रश्न की। बात करें
तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश से दिया गया है या किस प्रदेश में आरक्षित है? ठीक है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश में आरक्षित है सबसे ज़्यादा? वो है, पहला है ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गुजरात। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आपको क्लास बेहतर लगी तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सारे लोग जल्दी से सारे लोग जुड़ा करें। ठीक है, कोई भी आलसपन ना दिखाए। ठीक है, आलस आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जानते हो कि सफल होने के लिए हमें क्या करना होता है, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। ठीक है, जिसने मेहनत किया है वही आगे बढ़ा है, आप ये चीज़ें जानते हो। तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो ये रहा आज की हमारी चीज़ यानी कि आज की हमारी क्लास, यानी कि आज का हमारे पहले पॉलिटी की क्लास रही। इसके बाद मैं और सरल प्रश्न को रखूँगा। ठीक है, लेकिन वैसे कठिन प्रश्न भी रखना अनिवार्य है क्योंकि इसमें पीसीएस वाले लोग भी शामिल हैं, पेट वाले भी, और सब इंस्पेक्टर, एसएससी जीडी, सुपर टेट, पुलिस सभी को मैंने शामिल किया है और इसीलिए थोड़ा से क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ है। ठीक है, आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते चलिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।